एवरीवन, दिस इज अभिषेक पाठक। सो आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड वॉर के बारे में। आखिर कोल्ड वॉर क्या था और इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या इसके इफेक्ट थे, आजकल क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ये सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है सेकंड वर्ल्ड वॉर से। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुआ, तो जब जो यूएस था उसने बॉम्बिंग करी। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म कैसे हुआ? जो दो पावर थी, एक्सिस पावर, इलाइट पावर। इलाइट पावर्स कौन कौन था? यूएस था, यूएसएसआर था, फ्रांस था, जर्मनी था। और ये जो एक्सिस पावर थी उसमें कौन कौन से थे? जैसे जर्मनी हो गया, इधर जर्मनी, इटली, जापान, ये कंट्रीज थी। तो जब यूएस ने जापान पर बॉम्बिंग करी तो जर्मनी को हराया और जापान को हराया, मतलब जो इलाइट पावर्स थी उनकी जीत हुई। तो फिर क्या हुआ कि जापान पर बॉम्बिंग हुई तो यूएस एंड यूएसएसआर, जापान जो था उसने कोरिया को एनेक्स कर रखा था 1911 से, 1911-12 के आसपास से। तो जब 45 में जापान हारा तो कोरिया का भी डिवीज़न हुआ। तो उसमें यूएसआर में बहस छिड़ गई कि आधा मैं लूँगा आधा तुम लोगे। तो इस कारण कोरिया जो था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। फिर इसमें क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब जो कोल्ड वॉर का यहाँ से एक एरा शुरू हो जाता है। यूएसआर पावर को लेके कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स खेलने लगे। फिर कोल्ड वॉर अलायंस बनना शुरू हुआ, जैसे वेस्टर्न अलायंस बना, ईस्टर्न अलायंस बना। अब इनको वेस्टर्न अलायंस क्या है? जैसे वेस्टर्न अलायंस को हम एक तरह से समझ सकते हैं नाटो। नाटो में ऐसी कंट्रीज आए कि एक कंट्री पे कोई भी यदि अटैक करता है तो सारी कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा। आप सीधे समझ सकते हैं, सिंपल सा लैंग्वेज है। नाटो का ये था। ऐसे ही वर्सा पैक्ट था ईस्टर्न अलायंस में, ये यूएसएसआर के अंडर में था। ऐसे ही नाटो जैसा अलायंस था। तो ये दो ब्लॉक जो थे, वर्ल्ड जो था दो ब्लॉक में डिवाइड हो गया, ईस्टर्न अलायंस एंड वेस्टर्न अलायंस। ठीक है। तो फिर वेस्टर्न अलायंस को यूएस लीड कर रहा था, ईस्टर्न अलायंस को यूएसएसआर लीड कर रहा था। अब जैसे अलायंस को डेवलप करने के लिए कंट्रीज़ की ज़रूरत होती है, कौन कौन कंट्रीज़ आएगा। तो यूएस ने फैलाना शुरू किया, मिडिल ईस्ट में आया, साउथ ईस्ट एशिया में आया और ईस्ट एशिया में आया। जैसे सीटो और सेंट्रो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंट्रो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएस ने लीड किया। इनको अपने ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसमें जितनी भी कंट्रीज थी यूएस द्वारा लीड की जा रही थी। भी बनाया, यूएसएसआर वर्सा पैक्ट बनाया। ठीक है। फिर ये कंट्रीज अपने अपने दबदबे के लिए, फिर क्या हुआ, कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू हो गई। अपनी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे अलायंस बनाए, दो अलायंस बनाए। इंडिया के बारे में बताऊंगा, लेकिन इंडिया को अभी थोड़ा रख देते हैं साइड में, इन दोनों को देखते हैं। फिर क्या हुआ कि ये अपनी ग्लोबल पावर बनने के लिए न्यूक्लियर को बढ़ाना शुरू किए। यूएस इधर न्यूक्लियर वीपन कंट्री बनता जा रहा था, यूएसआर बनता जा रहा था। और ये अब जैसे जो क्यूबा, एक लैटिन कंट्री, हम देखते हैं क्यूबा पे यूएसएसआर सपोर्ट करता था क्यूबा को। उसने अपने नेवल बेस बना रखे थे, न्यूक्लियर वीपन पे डिप्लॉय कर रखे थे। और जो क्यूबा एक लैटिन अमेरिका कंट्री है, तो ये यूएस के बगल में था, तो यूएस को भी डर लगा। तो यूएस और जो यूएसएसआर के बीच में जो क्लैश हुआ, तो उसी को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोला जाता है। आखिर ये, हालांकि ये वॉर में तब्दील नहीं हुई, लेकिन इनको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोला जाता है। 1962 में हुआ था। ठीक है। तो ये हुआ। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो अलायंस बन गए, इसके बाद यूएसएसआर एंड यूएस कोल्ड वॉर के बीच जंग छिड़ गई। ये एक दूसरे की कंट्री को अपने अपने में दो ब्लॉक में डिवाइड करने लगे। फिर इंडिया का आता है नाम। ये करीब 1956 के आसपास 5 कंट्रीज आई। सबसे पहले नेहरू जी आए, उधर घाना के एक लीडर आए, इंडोनेशिया के आए, इजिप्ट के नासिर आए, और यूगोस्लाविया के 5 लीडर आए। मेंबर इन्हें कहा जाता है 5 कंट्रीज को। तो इन्होंने नाम का मेन हम समझ सकते हैं, नाम था कि आखिरकार नाम था कि हमें इन दोनों अलायंस के में नहीं जाना है। जो अफ्रीका की कुछ कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी वो, और जो लैटिन अमेरिका कंट्री थी, साउथ एशिया की कुछ कंट्रीज थी, ये उनके लिए अलायंस बनाया गया था, जो इन दोनों पावर ब्लॉक में ना रह के, वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस में ना रह के नाम में आ सके। तो कम से कम आज इसमें 120 कंट्रीज हैं। इनका मेन मोटिव था कि हमें ना तो इसको सपोर्ट करना है ना इसको सपोर्ट करना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि आइसोलेट हो जाना है, ना कि न्यूट्रल हो जाना है। इसका न्यूट्रल भी नहीं था कि इधर भी कुछ हो रहा है, इधर भी हम कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे। पर
ये था कि मिलिट्री अलायंस हम इनके साथ डेवलप नहीं करेंगे, मिलिट्री का फॉर्मेशन इनके साथ हम नहीं करेंगे और अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखेंगे। हम किसी इन दोनों अलायंस के सैटेलाइट बनकर नहीं रह सकते। इंडिया का तो मेन मानना ये था और यही मोटिव था नाम के बनने का। इसमें भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, आज हम देखते हैं 120 कंट्रीज़ हैं। फिर ये था कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। अब जैसे कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स हम देखते हैं, कोल्ड वॉर तो एक ठीक था, न्यूक्लियर वीपन्स फिर बनाना शुरू किए कंट्रीज़। जैसे 1967 तक 5 कंट्रीज़ न्यूक्लियर वीपन बना चुकी थी। फिर न्यूक्लियर रेस आर्म्स रेस बढ़ने लगी, काफ़ी सारी कंट्रीज आ गई, इंडिया भी आ गया। लेकिन उन्होंने फिर आर्म्स रेस को कंट्रोल करना भी शुरू किया। जैसे 1967 में एनपीटी लाया गया। उन्होंने बताया, यूएस का ही सारा काम, उसने बताया कि 1967 के पहले जिसने बना लिया न्यूक्लियर वीपन्स, उसके अलावा अब न्यूक्लियर वीपन्स को प्रोलिफरेट नहीं हो सकता, मतलब और कोई नहीं बना सकता। तो इंडिया ने कभी साइन नहीं किया। इंडिया के बगल में चाइना है और पाकिस्तान है, तो इंडिया ने कभी साइन नहीं किया। फिर ये बढ़ता गया 1995 तक न्यूक्लियर आर्म्स को कंट्रोल करने का, लेकिन फिर भी ये बढ़ता रहा आर्म्स। आज भी इजराइल हो गया, इधर नॉर्थ कोरिया हो गया, काफ़ी सारी कंट्रीज आज भी इनको सपोर्ट करती हैं इन न्यूक्लियर वीपन्स को, क्योंकि न्यूक्लियर वीपन्स इंडिया का मानना नो फर्स्ट यूज पॉलिसी और डिटरेंस के लिए, क्योंकि बगल में चाइना कभी भी अटैक कर सकता है, तो इंडिया के पास ज़रूरी है होना चाहिए डिफरेंस के लिए कि यदि तुम अटैक करते हो तो हम ऐसा रिटेलिएट करेंगे कि तुम वर्ल्ड मैप से मिट जाओगे, वर्ल्ड के नक्शे से मिट जाओगे। इंडिया का ये मानना है, लेकिन नो फर्स्ट यूज, हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। तो ये इंडिया का मेन मोटिव था। वॉर की पॉलिटिक्स हम कैसे देखते हैं, कोरिया को मैंने बताया डिवाइड कर दिया दोनों ने, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। फिर नॉर्थ कोरिया जो था यूएसएसआर के साइड जाने लगा, इसीलिए वो इस समय आइसोलेट हो गया है। चाइना एंड यूएसएसआर उसको सपोर्ट करते हैं और साउथ कोरिया के रिलेशंस अच्छे हैं यूएस के साथ, जापान के साथ भी अच्छे हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया और जापान में मतभेद रहता है, क्योंकि जापान ने एनेक्स किया था कोरिया को, मैंने बताया ही पहले। तो और अफगानिस्तान को इन्होंने लूटा। यूएसएसआर ने 1979 से 89 तक अफगानिस्तान में अपनी जो उसका कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी था उसको बैठाने की वहाँ कोशिश करी 10 साल, लेकिन वो भी सफल नहीं रहा, फिर वो निकल गया वहाँ से। उसके बाद तालिबानी लीडर, तालिबानी पश्तून वगैरह आए। फिर यूएस आ गया 2000 से 2021 तक यूएस रहा, लेकिन वो भी कंट्रोल नहीं कर पाया और लास्ट में उसको भागना पड़ा। आपने वीडियो देखा ही होगा। फिर क्या हुआ, अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल आ गया और अफगानिस्तान की आज कंडीशन आप देख ही रहे हैं। लेकिन इंडिया का जो मेन मोटिव था नाम को बनाने का, कि हम किसी फॉरेन कंट्री के सैटेलाइट नहीं रहेंगे, हम खुद अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे। हम सोवरेन कंट्री है यार, किसी फॉरेन कंट्री के हम सैटेलाइट क्यों बने, हमें जो हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट में होगा हम वो करेंगे। तो ये इंडिया का मेन मोटिव था। ठीक है, तो ये कोल्ड वॉर। सो